हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के जो शेष बचे पार्ट हैं उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पहले पार्ट में इसके कुछ भागों को देखा था, लेकिन कुछ बच गए थे। अब उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रेशनल नंबर, इसके जो दो भाग हैं, पहला हमारा इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन है। हमने फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब उससे आगे हमें इंटीजर और उसके बाद इसके का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अध्ययन करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है और इससे संबंधित कुछ और बातों को जान लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके प्रकार का वर्णन करेंगे कि ये कितने भागों में बटा हुआ है, फिर उससे आगे जो संख्याएं मिलेंगी हमें वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम पूर्णांक की बात करें, जिसे इंग्लिश में हम इंटीजर बोलेंगे, इसका डिफिनीशन दिया हुआ है कि ऋणात्मक संख्याओं सहित पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि अगर हम ऋणात्मक संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं को शामिल कर दें तो संख्याओं का जो हमें नया समूह मिलेगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। अब ऋणात्मक संख्या के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर पूर्ण संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखें तो जो हमारा इंटीजर है ये दो पार्टों में विभाजित है। पहला पार्ट है हमारा नेगेटिव इंटीजर और उसके बाद दूसरा है होल नंबर। अगर हम होल नंबर की बात करें तो जो होल नंबर होता है ये कोष्टक में लिखा पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ में अगर हम शून्य को लेते हैं तो संख्याओं के समूह को हम होल नंबर कहते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इंटीजर के बारे में। अगला पॉइंट हमारा दिया हुआ है कि पूर्णांक को आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यहाँ पूर्णांक के दो प्रतीक होते हैं। पहला प्रतीक आपका होता है आई और उसके बाद दूसरा प्रतीक होता है जेड। यहाँ पर आई तो समझ में आता है कि इंटीजर का जो फर्स्ट लेटर है आई उससे लिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो जेड है, हम पूर्णांक को, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हम पूर्णांक को जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं। अब आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे कि हम पूर्णांक को जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि हम पूर्णांक को जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि हम पूर्णांक को जेड से क्यों प्रदर्शित करते हैं। जो ये जेड है ये जर्मन भाषा के जेहलीन शब्द से लिया गया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो जेड होगा ये, अभी आपको हम बताएं कि जो जेड होगा ये जेहलीन शब्द से लिया गया है। स्पेलिंग पे आप ध्यान देंगे, इसका स्पेलिंग होता है ZAHLEN, जेहलीन। यहाँ पर इसका हिंदी नाम भी हम लिख देते हैं। ये शब्द है हमारा जेहलीन। आप नाम याद रखेंगे, इसमें गलती ना हो। तो यहाँ पर बोला गया कि जो जेड है ये जर्मन भाषा के जेहलीन शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? जेहलीन का मतलब होता है गिनना। तो आप जेहलीन शब्द का मतलब भी याद रखेंगे। हमारे एग्जामों में सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जेड शब्द, जो जेड होता है पूर्णांक का प्रतीक जो जेड होता है, ये किस शब्द से लिया गया है? तो जेड जेहलीन शब्द से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होगा गिनना। ये भी आप याद रखेंगे कि जेहलीन किस भाषा का शब्द है। आपको हम बताए ही कि जो जेहलीन है ये जर्मन भाषा का शब्द है। यहाँ पर लिख भी देते हैं हम कि ये जर्मन भाषा का शब्द है, लिख देंगे यहाँ पे जर्मन भाषा। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए। अब आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक है वो नंबर लाइन पे दिखाया गया है, जिनमें बीच में ये जीरो लिखा हुआ है। और अगर हम जीरो के दाईं तरफ की बात करें तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, जो कि हम दाईं तरफ जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ेंगे हमें बढ़ते हुए यहाँ पर इंटीजर मिलेंगे। इसी टाइप से अगर आप जीरो के बाईं तरफ जाते हो तो यहाँ पर इंटीजर का वैल्यू जो होगा वो घटता जाएगा। इसे हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं। अब आगे अगर हम इस चार्ट में देखें तो यहाँ पर जीरो है और उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के प्रतीक की बात करें तो जो नेचुरल नंबर होता है इसका प्रतीक होता है कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ये नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम है।
अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप इसको याद रखेंगे कि जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 होता है। और उसके बाद सबसे बड़े अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए तो ये ज्ञात करना असंभव, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये हमें बढ़ता हुआ नंबर मिलेगा, कभी ये समाप्त ही नहीं होगा। तो आप याद रखेंगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर ज्ञात करना असंभव है। अब आगे यहाँ पर ये हमारा 0 हो गया। अगर हम अभी आप यहाँ पर देखे हो चार्ट में कि पॉजिटिव इंटीजर विथ 0 यानी कि 0 के साथ को भी हम पॉजिटिव इंटीजर में शामिल कर दें तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। और वही यहाँ पर भी दिखाया गया है कि 0 और नेचुरल नंबर ये दोनों मिलकर हमारे होल नंबर बनाते हैं। होल नंबर का जो प्रतीक होता है ये कैपिटल W होता है। इन प्रतीकों को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय सीधे हम यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर होल नंबर मिलता है तो वहाँ पर सीधे W लिख दिया जाता है। इसी टाइप से कहीं पर नेचुरल नंबर मिलता है तो उसकी जगह पे n लिख दिया जाता है। तो आप प्रतीकों को याद रखेंगे। हाँ, एक बात और, अगर पूछा जाए कि जो होल नंबर है ये सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, तो अगर हम सबसे छोटे होल नंबर की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे छोटा होल नंबर होगा ये 0 होगा। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि सबसे छोटा होल नंबर जो है ये 0 है। और अगर हम सबसे बड़े होल नंबर की बात करें तो ये भी ज्ञात करना असंभव है। अब ये हमारा इंटीजर के बारे में हो गया। अब अगर आप आगे देखते हो कि जो हमारा इंटीजर था नेगेटिव हो गया, इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया। और होल नंबर के 2 पार्ट हमारे नेचुरल नंबर और उसके बाद 0 हो गए। अब आगे हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर के कितने पार्ट हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर के पार्ट की बात करें तो जो हमारा नेचुरल नंबर है ये 5 पार्टों में बटा हुआ है। इनमें से पहला है हमारा ऑड नंबर, दूसरा है इवन नंबर, तीसरा प्राइम नंबर, चौथा कंपोजिट नंबर और उसके बाद 5वां है हमारा परफेक्ट नंबर। आप ऑड नंबर, इवन नंबर इन सब के बारे में तो लगभग सब जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कुछ लोग हैं कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर देते हैं। और लगभग आप में से ये मान के चलिए 99% लोग ऐसे होंगे जो अभी तक परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं जानते हैं। तो अब हम आगे इनको एक एक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर के बारे में आप में से लगभग सब जानते ही हैं। इसे हिंदी में हम सम संख्या कहेंगे। हिंदी नाम यहाँ पे लिख देते हैं कि इवन नंबर, इसे हम क्या बोलेंगे, सम संख्या, ये इसका हिंदी नाम हो गया। अब इवन नंबर हम कहते किसको हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हों उन संख्याओं को हम इवन नंबर कहते हैं। आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है कि 2 से भाज्य संख्याएं, यहाँ पर वैसे हम शॉर्टकट में लिख देते हैं 2 से भाज्य संख्याएं। इसे यानी कि 2 से भाज्य जो भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हम इवन नंबर या बोलें सम संख्या कहते हैं। अब अगर हम देखें कि आप पहचान कर कैसे बताओगे कि कौन सी संख्या सम है या कौन सी विषम है। अगर किसी संख्या के लास्ट में ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर चाहे नोट डाल के लिख दीजिएगा कि यदि किसी संख्या के लास्ट में आपको 0 मिले, 2 मिलता है, 4 मिलता है, 6 मिलता है या फिर 8 मिले तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहेंगे। लिख देते हैं कि यदि संख्या के अंत में, यदि संख्या के अंत में, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। यदि संख्या के अंत में क्या क्या बोले अभी हम 0 हो, 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलते हैं। लिख देंगे यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे सम संख्या बोलेंगे। तब ये जो हमारी होगी वो सम संख्या होगी। ये सम संख्या को पहचानने का एक समझिए सूत्र है। अब आगे बात आती है कि सम संख्या को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन जब लगाते हैं और हमें मानना हुआ, जैसे बोल देता हमारे क्वेश्चन में 2 क्रमागत सम संख्याएं या फिर 3 क्रमागत सम संख्याएं, इस टाइप से जब हमें मानना होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, सम संख्याओं को हमेशा हम 2n के रूप में मानेंगे।
2n बोल दो या फिर 2m बोल दो, इस टाइप से आप बोल सकते हो। अगर ऐसा हम मान लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो होता है, अगर क्वेश्चन हम लगाएं तो हमारे क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। उसकी जगह पर जैसे आप कभी कभी क्या होता है कि सीधे n मान लो, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 2n मानते हो इवन नंबर को तो ये कभी भी गलत नहीं होगा। अब जैसे कि मान लीजिए दो क्रमागत सम संख्या दिया हुआ है तो हम पहली संख्या को 2n मान लेंगे और जो हमारी दूसरी संख्या होगी उसको हम 2n प्लस 2 मान लेंगे। यानी कि अगर हम सम संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो आगे भी हमें सम संख्या प्राप्त होगी। इसी टाइप से अगर अगली सम संख्या लिखनी हो तो 2n प्लस 4 हम लिखेंगे आगे। ये तो सम संख्या की बात हो गई। अगला जो हमारा हेडिंग है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। अब हम देख लेते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। यहाँ पर लिख देते हैं इसका नाम, इसका हिंदी नाम होगा विषम संख्या। तो आप याद रखेंगे कि ऑड नंबर, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या। अब ये सम संख्या जो होती है, हमने बोला कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। अब इसके अलावा अगर जो शेष बचे अंक हैं उनमें से कोई होता है तो उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। या यहाँ पर आप इसका शॉर्टकट डेफिनेशन लिख सकते हो कि विषम संख्या हम किसे बोलेंगे, जो 2 से भाज्य था उसको हम सम संख्या बोले, तो जो 2 से भाज्य नहीं होगा उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। लिख देंगे जो 2 से भाज्य ना हो, भाज्य आप बोल सकते हो या फिर विभाज्य बोल सकते हो, या बोल सकते हैं कि जो 2 से ना कटे, तो लिख देंगे जो 2 से भाज्य ना हो। अब जो संख्याएं 2 से भाज्य नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या बोलेंगे। उसके बाद अगर हम बोला जाए जैसे कि वहाँ पर पहचानने का तरीका बताया जाए, तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। उसी टाइप से यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यदि संख्या के अंत में अब बोला गया कि संख्या के अंत में क्या क्या हो, यहाँ पर जो शेष हमारे बचे अंक हैं 1 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो या फिर 7 हो या फिर लास्ट वाला जो हमारा अंक बचा है यानी कि 9 हो। इनमें से कोई भी अगर अंक है किसी संख्या के लास्ट में तो उसको हम विषम संख्या बोलेंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सम संख्या और विषम संख्या इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि किसे हम सम संख्या कहेंगे और किसे हम विषम संख्या कहेंगे। जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 या 7 या फिर 9 हो उस संख्या को हम विषम कहते हैं, और जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो उसको हम सम संख्या कहेंगे। अब जैसे कि बात आती है कि जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमें मानना हो तो आप विषम संख्या मानना हो तो हम किसे मानेंगे, तो हमने पढ़ा है कि अगर जैसे सम संख्या को हम 2n के रूप में प्रदर्शित करते हैं और मान लीजिए क्वेश्चन में जब हमें विषम संख्या माननी होगी तो उसको हम लिख देंगे 2n प्लस 1 या फिर 2n माइनस 1, दोनों में से आप कोई भी लिख देते हो, दोनों सही होगा। यानी कि आप 2n प्लस 1 के रूप में भी इसको दिखा सकते हो या फिर इसे हम 2n माइनस 1 के रूप में भी दिखा सकते हैं। ये हमारा विषम संख्या को प्रदर्शित करने का यानी कि मानक रूप है। अब बात आती है कि अगर हमें 2 क्रमागत विषम संख्याएं माननी हो तो हम क्या करेंगे, तो जब 2 क्रमागत विषम संख्याएं हमको माननी होगी तो अगली विषम संख्या हम मान लेंगे 2n। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप 2n प्लस 1 माने हो तो यहाँ पर हम मान लेंगे 2n, ये हो जाएगा हमारा प्लस 3 यानी कि 2 हम जोड़ देंगे। और अगर 2n माइनस 1 माने हो तो यहाँ पर हम 2n प्लस 1 अगला मान लेंगे या फिर 2n माइनस 3 मान लेंगे। ये हमारी क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। अब यहाँ पर जो अगला हेडिंग है हमारा प्राइम नंबर और उसके बाद उससे आगे है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन देखने से पहले आपको हम कुछ चीज़ें बता देते हैं जिससे कि आप आसानी से इसको समझ सकें। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कुछ संख्याओं के सभी गुणनखंडों को लिखें तो उसके कौन कौन से गुणनखंड प्राप्त होंगे उसको यहाँ पर हम प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 1 के सभी गुणनखंड को लिखें तो 1 का जो गुणनखंड होगा वो केवल 1 ही होगा। इसी टाइप से अगर आप 2 के सभी गुणनखंडों को लिखते हैं तो 2 के
सभी गुणनखंड होंगे 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा। 3 के सभी गुणनखंडों को हम लिखें तो 3 का गुणनखंड केवल 1 और उसके बाद 3 होगा। इसी टाइप से अगर आप 4 के सभी गुणनखंडों को लिखें तो इसके गुणनखंड हमारे हो जाएंगे 1, 2 और उसके बाद 4 हो जाएगा। इसी टाइप से 5 के सभी गुणनखंडों को लिखें तो ये हमें 1 और उसके बाद 5 मिलेगा। आगे कुछ और संख्याओं के सभी गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। उसके बाद अभी आपको हम इसके बारे में समझाते हैं कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। 5 आप लिख लिए हो। इसी टाइप से हम 6 के सभी गुणनखंडों को लिखें तो 6 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और उसके बाद ये 6 हो जाएगा। अच्छा, आप में से लगभग ये तो सब जानते ही होंगे गुणनखंड के बारे में। अगर नहीं जानते तो इसका सीधा मतलब होगा कि जो ये 2 है वो किन किन, मतलब यहाँ पर जैसे आप लिखे कि 2 के सभी गुणनखंड 1, 2, मतलब ये जो 2 होगा किन किन संख्याओं के पहाड़े में आएगा। तो अगर आप 1 का पहाड़ा पढ़ते हो तो आपको 2 मिलेगा। इसी टाइप से 2 का पढ़ेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा। इसी टाइप से वो संख्याओं को भी आप बोल सकते हो। अब अगर हम 7 के सभी गुणनखंडों को लिखें तो ये हमें मिलेगा केवल 1 और उसके बाद 7। 8 के आप सभी गुणनखंडों को लिखेंगे तो ये होगा हमारा 1 हो जाएगा, 2 होगा, 4 होगा और उसके बाद फिर 8 होगा। इसी टाइप से अगर हम 9 के सभी गुणनखंडों को लिखें तो ये होगा हमारा 1, 3 और उसके बाद ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो प्राइम नंबर का डिफिनीशन होता है, प्राइम नंबर, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, हम इसको हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो हिंदी नाम भी आप याद रखिएगा कि प्राइम नंबर को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। और उसके बाद दूसरा है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि ये अभाज्य संख्या हो गया और दूसरा हमारा ये क्या होता है, इसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसका डिफिनीशन जो भी यहाँ पर हमने कुछ संख्याओं के सभी गुणनखंडों को लिखा, उसकी सहायता से आसानी से इन दोनों का डिफिनीशन हम बता सकते हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जो इसका और भी डिफिनीशन पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम डिफिनीशन बताने जा रहे हैं यहाँ से भी आप कुछ और चीज़ें जानेंगे। यहाँ पर जैसे कि अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या हम किसको बोलेंगे, वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम कि वे संख्याएं, या सीधे लिख देंगे जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। यहाँ पे लिख देंगे आप, क्या बहुत बड़े में लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख देंगे जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। आप याद रखेंगे 2 का मतलब ये अंक 2 नहीं है, 2 का मतलब कि ये जो आपका गिनती मतलब नंबर वाला होता है। तो लिख देंगे जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। तो जिन संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड हैं उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, और जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम भाज्य संख्या का भी डिफिनीशन कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या भाज्य नहीं है, यानी कि अभाज्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली संख्या जो हमारी 1 है। अब देखिए यहाँ पर हम क्यों बताएं इसको, इस डिफिनीशन को, इसके और भी डिफिनीशन होते हैं लेकिन ये बताने का हमारा एक उद्देश्य था। यहाँ पर अगर आप 1 को देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए, तो 1 यहाँ पर एक ऐसी संख्या है, इसके ना तो 2 गुणनखंड है ना 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि अभाज्य संख्या में हमने पढ़ा कि जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो उनको अभाज्य संख्या हम बोलेंगे, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 1 की बात करें तो 1 के ना तो 2 गुणनखंड है ना फिर 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए जो 1 है हमारा ये ना तो भाज्य संख्या होगा और ना ही अभाज्य संख्या होगा। ये बात आप ध्यान देंगे। 2 के 2 गुणनखंड है तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम 3 की बात करें तो जो यहाँ पर 3 है ये इसके भी केवल 2 गुणनखंड हैं,
तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम 4 को देखें तो 4 के 3 गुणनखंड है, इसलिए ये हमारी भाज्य संख्या होगी। इसी टाइप से अगर हम 5 को देखें तो 5 के 2 गुणनखंड हैं और इसके 2 गुणनखंड है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। अब आगे भी ऐसे आप बता सकते हो कि जो 6 होगा ये भाज्य संख्या होगा, 7 अभाज्य होगा, 8 भाज्य होगा और उसके बाद 9 जो होगा ये भी भाज्य संख्या होगी। यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसके बारे में आपको हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक तो आप देखे ही 1 के बारे में कि 1 क्या होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं नोट डाल के ऐसे यहाँ पर प्राइम नंबर में कि अभाज्य संख्या के बारे में कि 1 ना तो ये भाज्य है और ना तो अभाज्य है। इसको हम लिख देंगे कि 1 एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि 1 के बारे में कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। उसके बाद और यहाँ पर कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं, जैसे कि हमारे एग्जामों में पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो हमने देखा कि यहाँ पर ये 2 है। 2 ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या का नाम बताइए। तो यहाँ पर अगर हम देखें सम अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिली हैं, यहाँ पर जैसे 2 मिला, 3 मिला, आगे हमें यहाँ से 5 मिला या फिर 7 मिलेगा, आगे और भी हमें अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। इनमें से जो हमारा 2 है ये केवल सम है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगी सबकी सब विषम संख्याएं होंगी। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि जो हमारी सम अभाज्य संख्या है ये 2 होता है। लिख देंगे यहाँ पर हम सम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सम अभाज्य संख्या केवल ये एक ही संख्या होती है जिसका वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो ये 2 है। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी हमारे एग्जामों में पूछ लेता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो जो सम अभाज्य संख्या होती है ये 2 है। और उसके बाद ऐसा भी पूछ सकता है हमारे एग्जाम में कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। तो अगर हम सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये 3 होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम आगे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे एग्जामों में 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं ऐसे डायरेक्ट कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 से, यहाँ पर जगह नहीं है, ऊपर हम लिख देते हैं, लिख देंगे 1 से 50 तक। अगर 1 से 50 तक हम देखें तो बताए आपको कि आप काउंट करके वैसे देख सकते हो 1 से 50 तक ये 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि 1 से 50 के बीच में, यानी कि 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें 50 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो अगर हम 50 से 100 के बीच की बात करें तो 50 से 100 तक बोल दें, या 50 से 100 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 10 होती है। तो इन दोनों बातों को आप ज़रूर याद रखेंगे। ये भी सीधे हमारे एग्जामों में कई बार पूछा है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रखेंगे कि पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम ही है कि 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर इन दोनों को हम टोटल जोड़ दें तो 1 से 100 के बीच में, यहाँ पर जो हमारा होगा 1 से 100 तक के बीच में, अगर यहाँ पे देखें तो ये 15
और उसके बाद 10, यानी कि यहाँ पर जो हमारा होगा 15 और प्लस 10, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनका जो वैल्यू ये होगा ये हमें प्राप्त हो जाएगा 25। यानी कि 1 और 100 के बीच में हमारी ये टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कितनी होंगी, ये टोटल हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आगे जो हमारा नेचुरल नंबर का अगला पार्ट है, हमने ऑड नंबर पढ़ लिया, इवन नंबर जान लिया, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जान लिया। अब अगला हमारा ये है परफेक्ट नंबर। अभी पहले ही आपको बताएं कि आप में से लगभग 99% लोग होंगे जो परफेक्ट नंबर के बारे में नहीं जानते हैं। तो आगे अब हम परफेक्ट नंबर के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। अब हम आगे परफेक्ट नंबर के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। परफेक्ट नंबर, इसके डिफिनीशन में लिखा है वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो। यानी कि अगर हमारे पास कोई संख्या हो और उसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हमें प्राप्त हो जाए तो उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर, या फिर हिंदी में इसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, उसके बाद 28 लिखा हुआ है, ये दोनों हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं। यहाँ पर इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये वास्तव में परफेक्ट नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर आप 6 के सभी गुणनखंडों को लिखो तो लिख देंगे 6 के सभी गुणनखंड, और अगर हम 6 के सभी गुणनखंड को लिखते हैं तो 6 का के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड लिखने का तरीका अभी आपको हम पहले ही बता चुके हैं कुछ पहले कि गुणनखंड कैसे हम लिखते हैं, यानी कि किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है। अगर हम 6 के गुणनखंडों को लिखें सभी तो ये पहला, इसका पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, और उसके बाद चौथा गुणनखंड इसका 6 होगा। इसके अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होगा। यहाँ पर हम सबको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या ये संख्या के दुगने के बराबर है। लिख देंगे यहाँ पे चूंकि 1 और उसके बाद +2, अगला गुणनखंड हमारा 3 और उसके बाद 6 है। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 और 3 6 और 6, ये टोटल मिला के ये हमारा 12 होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 का दुगना 12 होता है, यानी कि ये दिए गए कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और दिए गए कंडीशन को अगर ये फॉलो करता है तो इसको हम परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। यानी कि जो हमारा ये 6 है ये परफेक्ट नंबर होगा। लिख देंगे यहाँ पर कि इसलिए ये 6 एक परफेक्ट नंबर है, या हिंदी में अगर इसको हम बोले तो हिंदी में इसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। आप याद रखेंगे हिंदी नाम भी कि इसे हम क्या बोलेंगे, संपूर्ण संख्या। इसी टाइप से आप 28 को भी चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है। आप चेक करोगे तो ये जो 28 है ये भी परफेक्ट नंबर होगा। अगले अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें, जैसे कि यहाँ पर 2 ही एग्जाम्पल दी हुई हैं, अगर आप अगले परफेक्ट नंबर के बारे में सोच रहे होंगे कि अगला परफेक्ट नंबर क्या होगा, तो अगला परफेक्ट नंबर इन दोनों संख्याओं से काफ़ी बड़ी संख्या होगी। आप खोजते जाओगे, आप जल्दी पाओगे नहीं, क्योंकि जो अगला परफेक्ट नंबर होता है ये हमारा होता है 496। अब सोचिए अगर आप एक एक संख्याओं को चेक करते जाते हैं तो कितनी दूरी पर पहुंचने के बाद हमें अगला परफेक्ट नंबर मिलेगा। इसके बाद इससे अगला परफेक्ट नंबर अगर आप खोजना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा। हो ऐसा नहीं कि केवल 3 ही परफेक्ट नंबर हैं, और भी होते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ी संख्याएं होती हैं। तो आप इन तीनों को याद रखेंगे, इससे बाहर हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अब हम यहाँ पर जो हमारे सामने नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन का चार्ट दिया हुआ था, इनके सारे नंबरों को हमने देख लिया है। अब इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण हमारे पद होंगे, उनको हम देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा
को प्राइम नंबर्स यानी कि सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है कि संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 1 हो। अगर संख्याओं के युग्म का मतलब हुआ कोई ऐसी दो संख्याएं हो जिनका एचसीएफ अगर 1 होता है तो उन संख्याओं को हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आप कोई भी संख्याओं का युग्म ले सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि उसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखें तो यहाँ पर आप अगर लिख दे सकते हो 2 3 लेते हैं तो इनका एचसीएफ भी 1 होगा। इसी टाइप से और भी संख्या ले सकते हैं आप, मान लीजिए 7 ले लिए, 4 ले लिए, इनका एचसीएफ भी 1 होगा, ये भी सअभाज्य संख्या होंगी। ऐसे आप मान लो 15 ले लेते हो या फिर 15 ले लिए और मान लीजिए 17 ले लेते हैं, ये भी सअभाज्य संख्याएं होंगी, इत्यादि लिख देते हैं। इन संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकालते हो तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। और अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है तो उन संख्याओं को हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक बात और आप ध्यान देंगे, कोई भी क्रमागत संख्याएं हम ले लें, यानी कि कोई भी क्रमागत संख्याओं का युग्म लेते हैं तो संख्याएं सअभाज्य होती हैं, क्योंकि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें तो उसका एचसीएफ सदैव 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप चाहे नोट डाल के ऐसे लिख देंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। हमारे एग्जाम में से पूछा जा सकता है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ क्या हो सकता है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा, या फिर ये संख्याएं सअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्रमागत, याद रखेंगे आप ये लाइन जो हम लिख रहे हैं सेंटेंस, क्रमागत संख्याओं के युग्म को, क्रमागत संख्याओं का युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो संख्याओं की बात हो रही है। तो क्रमागत संख्याओं का युग्म सदैव सअभाज्य संख्याएं, सदैव सअभाज्य संख्याएं होता है। याद रखेंगे आप, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, कि किन्हीं भी क्रमागत संख्याओं का जो युग्म होता है वो सदैव सअभाज्य होता है। आप कोई भी यहाँ पर युग्म लेकर देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिखना चाहें, यहाँ पर आप 2 3 लिखे ही हो, मान लीजिए और कोई एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे 3 4 ले लिए। अगर हम 3 4 का एचसीएफ निकालते हैं तो हमें 1 मिलेगा। ऐसे कोई और भी आप लिख सकते हो, 5 6 ले सकते हैं, इसका एचसीएफ भी 1 होगा। इसी टाइप से मान लीजिए 12 ले लिए, 13 ले लिए। बस ये आपको ध्यान देना है कि क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, क्रमागत संख्याएं यहाँ आप लिखे भी हो, इत्यादि, यानी कि आप आगे भी और भी संख्याएं ले सकते हैं। अब अगर हम दूसरे हेडिंग की बात करें तो दूसरा हेडिंग हमारा है ट्विन प्राइम नंबर्स, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर जुड़वा अभाज्य संख्याएं हम किसको कहते हैं? इसमें लिखा हुआ है क्रमागत अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो हमें अभाज्य संख्याएं लेनी है ये क्रमागत अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और जिनका अंतर क्या हो? 2 हो। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। अब क्रमागत का मतलब ऐसा नहीं कि आप 1, अब क्रमागत केवल अगर बोला होता तो आप मान लीजिए 2 को लिए और 2 के क्रमागत फिर 3 भी हो गया, क्योंकि 2 के बाद 3 आ गया, लेकिन उनका जो अंतर होगा वो 2 नहीं होगा। और जब इनका अंतर, मान लीजिए अंतर का मतलब हमेशा हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 3 में से 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर हमको 1 मिला, यानी कि यहाँ पर ये 3 भी अभाज्य संख्या थी और 2 भी अभाज्य संख्या, लेकिन इनका अंतर यहाँ पर हमें 1 प्राप्त हुआ। और जब इसका अंतर हमें 1 प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, कुछ ट्विन प्राइम नंबर को अगर हम लिखें तो आप आसानी से लिख सकते हो। लिख देंगे जैसे में मान लीजिए आप अगर 3 और 5 को लेते हैं तो यहाँ पर जो 3 5 होगा ये ट्विन प्राइम नंबर होगा, क्योंकि अगर 5 में से आप 3 को घटाते हो तो हमें यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इसी टाइप से आप 5 7 को लिख सकते हैं, 5 7 ये भी हमारा ट्विन प्राइम नंबर होगा। और अगर हम ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो ये हमारा 11 हो जाएगा और उसके बाद 13 होगा, ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा। अगले ट्विन प्राइम नंबर की बात करें तो ये हमारा 17 और उसके बाद 19 होगा। इसी टाइप से आप
आसानी से लिख सकते हो ट्विन प्राइम नंबर को कि कौन कौन से ऐसे अभाज्य संख्याओं के युग्म है जो ट्विन प्राइम है। बस हमें ध्यान देना है कि क्रमागत अभाज्य संख्या लेनी है और जिनका मतलब क्रमागत संख्या अभाज्य संख्याओं के युग्म लेने हैं जिनका अंतर 2 हो, तो उनको हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। अब नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन से संबंधित हमारे जितने भी पद थे उनको हम एक एक करके देख लिए। ये अब इससे आगे अगर हम इसको आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे के जो टॉपिक होंगे उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो में आपको कुछ कमी लगती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगले वीडियो में सुधार किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।